हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूथ बुक का ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन जो सभी आईटीआई एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सेथिल हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है। सेथिल हानियाँ किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा परिवेश के तापमान पर। परिवेश के तापमान पर सेथिल हानियाँ निर्भर नहीं करती हैं। तो देखते हैं कि सेथिल हानियाँ किस किस पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा अधिकतम फ्लक्स घनत्व पे, आवृत्ति पे और पदार्थ का आयतन पे। ये तीनों पे सेथिल हानियाँ निर्भर करती हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। इतना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। डैश स्थैतिक प्रेरित विवा बल का एक उदाहरण है। डैश एक स्थैतिक प्रेरित विवा बल का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे स्थैतिक बोलते हैं। आपके पास अगर समय है तो आप इतना डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है? तो ए हो जाएगा ऑप्शन बी सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग को बॉक्स बॉक्स करके रखा जाता है। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं थोड़ा। सैंडविच वाइंडिंग सकेंद्रीय वाइंडिंग से संबंधित नहीं है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, पहले सकेंद्रीय तथा इंटरलिंक्ड वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की रेटिंग के अनुसार क्रॉस ओवर, हेलिक्स तथा डिस्क वाइंडिंग की जाती है। बकहोल रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बकहोल रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है, इस पर वो काम नहीं करेगा। रिले का कार्य होता है सेंस करना, ये सेंसिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का फेरोरेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्स्टेंटेड वोल्टेज ट्रांसफार्मर को फेरोरेजोनेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभिन्न शीतलन विधियां लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 केवीए है चुना जाता है। यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो आपका ऑप्शन डी, यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर अथवा प्राकृतिक शीतलन विधि के अनुसार 25 केवी तक प्रयोग किए जाते हैं। 500 केवी से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर जल शीतलन की विधि प्रयोग की जाती है। तेल शीतलीकरण 202 MV तक प्रयोग की जाती है। तेल निमज्जी जल शीतलीकरण 2 MV से अधिक वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? माध्यमिक बोले तो सेकेंडरी वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो ये स्टेप अप हो जाएगा, यानी सेकेंडरी में संख्या ज़्यादा है, प्राइमरी में आपका कम है, तो ये स्टेप अप हो जाएगा। दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर पर स्थापित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह बकहोल रिले कहलाता है। एक ट्रांसफार्मर इनपुट और आउटपुट करेंट और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी, इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए। एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होना आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, उच्च भेदन क्षमता और कम हिस्टैरिसीस नुकसान। निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसीलिए इसकी दक्षता लगभग 98% तक होती है। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनपुट से लेकर के आउटपुट तक परिवर्तित नहीं होती है, जबकि धारा परिवर्तित होता है, वोल्टेज परिवर्तित होता है और फ्रीक्वेंसी और शक्ति परिवर्तित नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर प्रचालित किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर ही प्रचालित किया जाता है। और पावर ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है? ये सब जहाँ पावर जनरेट होता है वहाँ पावर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्साइटर ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है, जबकि टैंक है, रेडिएटर है, कंजर्वेटर भी है। एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। एक्साइटर होता है मोटर का पार्ट जो एक्साइटेशन देता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता आमतौर पर डैश में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MVA में या फिर KVA में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को KVA या MVA में व्यक्त किया जाता है। एक परिणामित्र के अर्धभार पर ताम्रहानि उसकी पूर्ण भार पर ताम्रहानि की तुलना में होगी। तो ऑप्शन डी 1/4 यानी 1/4। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्रहानि WC अर्धभार पर ताम्रहानि बराबर 1/2 का होल स्क्वायर गुना पूर्ण भार पर ताम्रहानि। तो इससे यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर परिणामित्र का आकार अधिकतम होता है? तो इसका ऑप्शन ए 1 kVA 25 हर्ट्ज। जिस ट्रांसफार्मर का आवृत्ति सबसे कम होगा उसका आकार सबसे अधिक बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए सबसे कम किसका है? 25 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है। तो सबसे कम 25 हर्ट्ज है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यदि द्वितीय कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन से अधिक फेरे हैं तो ट्रांसफार्मर होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि द्वितीय कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन से ज़्यादा फेरे होगा तो द्वितीय कुंडलन यानी NS ज़्यादा होगा NP से, तो ये स्टेप अप हो जाएगा। आपका स्टेप अप ऑप्शन सी, ऑप्शन ए स्टेप अप। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता होना चाहिए। एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता डैश होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी 24 kV। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टैंक में तेल का फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना। निम्न में कौन सा शर्त 2 ट्रांसफार्मर के समानांतर कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, KVA रेटिंग समतुल्य होनी चाहिए। KVA रेटिंग कभी समान नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रतिशत प्रतिबाधा समतुल्य होनी चाहिए। सही है, प्रतिशत प्रतिबाधा भी समतुल्य होनी चाहिए। दोनों द्वितीयक की ध्रुवता यानी पोलराइजेशन समान होनी चाहिए।
और विभव की रेटिंग समतुल्य होनी चाहिए। सही है, विभव की रेटिंग भी समतुल्य होनी चाहिए। यानी जब दो ट्रांसफार्मर को समानांतर में परिचालन के लिए लगाते हैं तो इसका केवीए रेटिंग समान नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी समान होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। एक स्टार स्टार संयोजन 3 फेज परिणामित्र में फेज शिफ्ट होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री। ट्रांसफार्मर में कौन सा रसायन ब्रीदर के रूप में उपयोग होता है? तो ब्रीदर के रूप में हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी सिलिका जेल। यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है। द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकारी प्रतिरोध होगा, तो आपका ऑप्शन डी R/K²। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसके नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बैक टू बैक जांच। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ उपयोग में आता है। ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए हम कौन सा पदार्थ उपयोग में लाते हैं? तो उच्च सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन सी। उच्च सिलिकॉन स्टील का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका उपयोग से हिस्ट्रेसिस लॉस कम होती है, और कोर को यदि हम लेमिनेट करते हैं तो उससे भंवर धारा हानि कम होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल डैश वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो केवल एक वाइंडिंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र के तेल का कार्य नहीं है? कौन ट्रांसफार्मर के तेल का कार्य नहीं है? तो ट्रांसफार्मर का तेल का कार्य हो जाएगा प्राथमिक कुंडलन का शीतलन करना, द्वितीय कुंडलन का शीतलन करना और अतिरिक्त कुचालकता प्रदान करना। ये तीनों आपका ट्रांसफार्मर का कार्य हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कार्य कौन नहीं है? तो डी नहीं है, प्रेरित युग्म प्रदान करता है, ये ट्रांसफार्मर का कार्य नहीं है। ट्रांसफार्मर में लौह हानि पाई जाती है किस में? कोर में, कुंडलन में, कुचालक तेल में, मुक्त टैंक में। तो आपका पाया जाएगा कोर में। लौह हानि 2 प्रकार की होती है, एक है भंवर धारा शिथिल हानि, एक है भंवर धारा हानि। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलन के बीच में प्रतिरोध होगा। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो ये प्रतिरोध होगा अनंत, क्योंकि ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये है प्राथमिक कुंडलन, ये है द्वितीय कुंडलन और इसके बीच में तेल भरा रहता है। यहाँ से यहाँ तक धारा का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए प्रतिरोध हमारा अनंत होता है। एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्च दक्षता पर कार्य कर रहा है तो उसकी ताम्र हानि क्या होगी? तो ऑप्शन बी 400 वाट। अधिकतम दक्षता पर लौह हानि ताम्र हानि के बराबर होती है, इसीलिए लौह हानि 400 वाट है तो ताम्र हानि भी क्या होगा? 400 वाट होगा। एक वितरण ट्रांसफार्मर में होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ज है तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी? तो आपका ऑप्शन सी 50 हर्ज होगी, क्योंकि प्राथमिक फेरा से द्वितीय फेरा तक हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। वोल्टमीटर युक्त प्रयुक्त परिणामित्र को विभव परिणामित्र कहते हैं। विभव परिणामित्र का उपयोग द्वितीय का निर्धारण डैश में होता है, तो आपका ऑप्शन बी 110 वोल्ट में।
एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि 0 होती है, जबकि उसकी दक्षता 100% होती है, उसकी दक्षता 100% होती है और उसकी हानि 0%। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? कौन सा ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, एक्साइटर नहीं है। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे इससे आगे। 500 kVA के नीचे छोटे ट्रांसफार्मर में कैसे शीतलन प्रयुक्त होते हैं? तो ये हमारा होता है वायु शीतलन, 500 kVA से वायु शीतलन। 3 प्राअवस्था वाले एक तेल प्रतिशत शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षण, आर्द्रता अवशोषक, ब्रीदर, विस्फोट, निकास मार्ग और बकहोल्स रिले उपकरण है। तो ये है रक्षात्मक, ऑप्शन बी। यानी पूछ रहा है कि बकहोल्स रिले कैसा उपकरण है, तो ये है रक्षात्मक उपकरण। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विद्युत ट्रांसफार्मर के प्लेट पर नहीं दिखता है, प्लेट पर क्या नहीं दिखता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, फेम साइज नहीं दिखता है। प्लेट पर क्या क्या दिखता है? तो आइए देखते हैं। प्लेट पर निर्माता का नाम दिखता है, निर्माण वर्ष दिखता है, केवीए एमवीए रेटिंग दिखता है, वोल्टेज रेटिंग दिखता है, संयोजन आरेख दिखता है, प्रतिशत प्रतिबाधा दिखता है, सीरियल नंबर, फेजों की संख्या, आवृत्ति, टेप वोल्टेज, सदिश ग्रुप, शीतलन का प्रकार, रेटेड रोधन वर्ग और संपूर्ण भार, ड्यूटी इत्यादि, इतना सब दिखता है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर के कुंडलन का कोई प्रतिरोध न हो तो आयरन 400 वाट मिलता है। ट्रांसफार्मर में कुल क्षय क्या होगा? तो ये भी 400 होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर नो लोड की स्थिति में है, इसीलिए कॉपर हानि नहीं होगी। कॉपर हानि लोड पर डिपेंड करता है। परिणामित्र में पूर्ण भार तांबे का नुकसान 1600 वाट है। तो अर्ध भार तांबे का नुकसान, तो हम बताए थे कि पूर्ण भाग का 1/4 होता है। तो पूर्ण भाग आपका दिया है 1600 गुना 1/4 कर दीजिए, तो यहाँ से आग कट के आ जाएगा 400 वाट। तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान 100 वाट है, 1000 वाट है। लोहे का नुकसान कितना होगा? तो क्या कह रहा है? अधिकतम दक्षता कह रहा है, तांबे का नुकसान 1000 वाट है, तो लौह नुकसान भी 1000 वाट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम दक्षता बराबर होता है तांबे का, अधिकतम दक्षता के दौरान तांबे का हानि बराबर में होता है लौह की हानि। तांबे की हानि हमारा दिया हुआ है 1000 वाट, तो हमारा लौह हानि भी कितना हो जाएगा? 1000 वाट ही होगा। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की आपूर्ति की जाती है द्वितीयक वोल्टेज की गणना करने। तो आपका दिया हुआ है 800 प्राथमिक और द्वितीयक फेरा, N1 N2 दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है N1 N2/N1 बराबर V2/V1। तो आपका दिया हुआ है N1 दिया हुआ है 800 और N2 दिया हुआ है 200। तो आप V1 दिया हुआ है 110 वोल्ट है। तो आप इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।